रोहित गुस्से से बोला कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, ये मेरी स्टूडेंट है। पुलिस वाले व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसे और उसके पास खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखने लगे। रात के 3 बजे स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हो प्रोफेसर साहब? पुलिस वाले के सवाल पर रोहित ने आंखें बंद कर ली। उसे फोन करने की भी इजाजत नहीं दी थी। तभी पुलिस वालों ने अपने हवलदार को बुलाकर कुछ आदेश दिए। उनकी बात सुनकर रोहित सन्न रह गया। वो उसे मंदिर जाने के लिए कह रहे थे और रोहित जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो सुन चुका था कि उसकी और उस लड़की की शादी करवाई जाएगी। उसने लाख मिन्नतें की पर पुलिस वालों ने अपनी मनमानी से ही काम किया। सुबह होने से पहले उनकी शादी करा दी गई। रोहित अपने पास खड़ी उस मासूम सी लड़की को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसका नाम पूनम था, पर इस वक्त वह उसे किसी सजा से कम नहीं लग रही थी। कल रात वह किसी के साथ भागी थी और उसे बचाने की कोशिश में रोहित खुद फंस गया था। उसने उसे घर छोड़ा, लेकिन उसके घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया और रोहित के हवाले कर दिया। रोना बंद करो, वह गुस्से से चीख पड़ा। उसकी आवाज पर पूनम डरकर गाड़ी के दरवाजे से सट गई। वह उसका टीचर था और जो कुछ हो रहा था वो ठीक नहीं था। रोहित का मन कर रहा था कि गाड़ी किसी चीज से ठोक दे। वो इंसान जिसने आज तक किसी की पसंद की शर्ट नहीं पहनी थी, आज उसकी शादी उसकी पसंद के बगैर हो गई थी। उसे बार बार याद आ रहा था कि कैसे जबरदस्ती उसकी शादी करवाई गई थी। करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकी। रोहित ने गुस्से में दरवाजा खोला और जोर से बंद किया। रोती हुई पूनम डर के मारे सहम गई। मरती क्या ना करती। वो भी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर आई, जहां वो कुछ देर पहले गया था। अपने टीचर के घर वो उसकी बीवी बनकर आई थी और शर्म से जमीन में गड़ती जा रही थी। वो घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही स्वर्ग जैसा लगता था। हर चीज अपनी खूबसूरती का सबूत दे रही थी। पूनम लिविंग रूम में खड़ी होकर सब कुछ गौर से देख रही थी, जैसे अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आने वाले वक्त की चिंता उसके चेहरे पर साफ थी। तभी रोहित वापस आया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। आज से तुम वहीं रहोगी, वो तुम्हारा कमरा है, समझ आया या फिर समझाऊं? उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। पूनम कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया और धीमी आवाज में हाँ कहा। उसके इतने आज्ञाकारी होने पर भी रोहित का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लगा सब कुछ इसी लड़की की वजह से हुआ है और अब वो मासूम बनने का नाटक कर रही है। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके घने सिल्की बाल माथे पर बिखरे हुए थे। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जहां से उसका चौड़ा सीना थोड़ा दिखाई दे रहा था। पूनम ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। आज से पहले पूनम ने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। वह हमेशा फॉर्मल कपड़ों में सलीके से तैयार होकर यूनिवर्सिटी आता था। यूनिवर्सिटी की हर लड़की का वो क्रश था, मगर उसने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं था। हर किसी को डांटना वो अपना हक समझता था और लड़कियां भी यही कहती थी, अगर प्रोफेसर रोहित डांटे नहीं तो वो इतने अच्छे लगते भी नहीं। उनकी खूबसूरती पर उनका गुस्सा तो जैसे बोनस लगता था। अब जाओगी भी या नहीं, खड़ी रहोगी? वह उसे चुपचाप खड़ा देखकर फिर गुस्से से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर पूनम सहम गई और धीरे धीरे कदम बढ़ाती कमरे के दरवाजे तक पहुंची। जाने से पहले उसने एक बार पलटकर उसे देखा। वो उसे गुस्से से घूर रहा था, मुट्ठियां भींचे और होठों को दबाए। पूनम ने नजरें झुका ली, कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही रोहित भी मुड़ गया। वो अकेला रहता था, बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा। माँ बाप अमेरिका में रहते थे और वह यहीं अपना बिजनेस संभालता था। जब उसके प्रोफेसर ने विनती करते हुए उससे कुछ घंटे पढ़ाने को कहा था, तब से ही उसका यूनिवर्सिटी से रिश्ता जुड़ा था। वो अपने कमरे में आया। कमरा बाकी कमरों से बड़ा और शानदार था। पूरा कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट था, दीवारों से लेकर पर्दों तक और यहाँ तक कि बेडशीट भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। कपड़े बदलकर वह आरामदायक टी शर्ट पहनकर बेड पर लेट गया। दिमाग में उथल पुथल थी। इतना गुस्सा, इतनी टेंशन कि नींद आना नामुमकिन था। उसने आंखें बंद की, पर दिमाग में बस वही शादी का मंजर घूम रहा था जो कुछ घंटे पहले जबरन हुआ था। उधर पूनम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो घुटनों में सिर छुपाए लगातार रोए जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो।
जैसे आत्मा शरीर से निकल चुकी हो और अब बस एक बोझ बचा हो जिसे पूरी उम्र ढोना है। उसे याद आया वो मनहूस पल जब उसने अमन के साथ घर चलने की हामी भरी थी। उसे क्या पता था कि लोग उसे चरित्रहीन कहेंगे और घर वाले उसकी एक बात भी नहीं सुनेंगे। क्या बेटियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती हैं कि उनकी एक गलती पर उनकी जिंदगी का फैसला कर दिया जाए? क्या लोगों की बातें अपनी औलाद से ज्यादा जरूरी होती हैं? अब उसे समझ आ गया था, हाँ, लोगों की बातें ही सब कुछ होती हैं। उसके खुले बाल चेहरे पर बिखरे थे और रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी नहीं पता चला। सच्ची कहा गया है, नींद ऐसी चीज है जो सबसे मुश्किल हालात में भी आ जाती है। बैठे बैठे ही वो दीवार से टेक लगाकर सो गई। सुबह रोहित अपनी आदत के मुताबिक उठा। सबसे पहले नहाया, फिर नाश्ता बनाया, 2 टोस्ट, 2 आमलेट और 1 गिलास जूस। नाश्ता करके उसने खुद को हमेशा की तरह परफेक्ट तरीके से तैयार किया और बिना पीछे देखे यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। उसने पूनम को जगाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह उन लोगों में से था जो अपने अंदर की हालत कभी जाहिर नहीं करते, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं ऐसा जताते हुए अपने रूटीन में लौट आया। पीछे लगभग 11 बजे के आसपास पूनम की आंख खुली। घर में गहरा सन्नाटा पसरा था। उसने कुछ खाया भी नहीं और दोबारा अपने कमरे में चली गई। कल की सारी बातें एक फिल्म की तरह उसके जहन में चलने लगी। उसे याद आया कल यूनिवर्सिटी में सोसाइटी डिनर था जो रात 1 बजे तक चला। समिति के प्रेसिडेंट होने के नाते वो फंक्शन बीच में छोड़ नहीं सकती थी। जब 1 बजे के बाद यूनिवर्सिटी से निकलकर उसने घर फोन किया तो बार बार कॉल करने पर भी किसी ने उठाया नहीं। तभी उसका क्लास फेलो अमन उसके पास आया। पूनम, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? पूनम ने कहा, कुछ नहीं, बस घर कॉल कर रही हूँ। और दोबारा नंबर मिलाया। अमन ने बनावटी चिंता के साथ कहा, इस वक्त आपके घर वाले नहीं आएंगे, उन्हें देर लगेगी, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू अमन, मगर मेरे घर वाले आने वाले हैं। उसने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन अमन बार बार जिद करने लगा। घर वालों की तरफ से अब भी कोई जवाब नहीं मिला था। पूनम असमंजस में थी और तभी वो उसके साथ कार में बैठी रही थी कि रोहित ने उसे देख लिया। अभी कुछ देर पहले ही रोहित ने अमन को अपने दोस्तों के साथ बात करते सुना था। वे किसी लड़की को लेकर कुछ गलत प्लान बना रहे थे और जब उसने पूनम को अमन के साथ गाड़ी में बैठते देखा तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसे पक्का यकीन हो गया कि वो लड़की पूनम ही है, मुझे इसे बचाना होगा। उसने मन ही मन कहा और तेजी से उनकी तरफ दौड़ा, मगर इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाता अमन गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। रोहित ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और अमन की कार के पीछे लगा दी। मेन रोड पर दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में आगे पीछे दौड़ रही थी। कुछ दूर जाकर रोहित ने अपनी गाड़ी आगे निकालकर अचानक ब्रेक लगा दी। पूनम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और सिर झुका लिया। रोहित को अपनी तरफ आता देख अमन घबरा गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोल पाता रोहित ने पूनम का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। पूनम कुछ कहने ही वाली थी कि अमन झटके से बाहर निकला। सर, आप यहाँ इस वक्त? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। पूनम, तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? रोहित की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। सर, मैं इन्हें इनके घर ड्रॉप कर रहा था। अमन बोला ही था कि रोहित दहाड़ उठा। शट अप! उसकी गरजती आवाज ने कुछ पल के लिए अमन को खामोश कर दिया। अब ना वो कुछ बोल सकता था, ना पूनम को लेकर जा सकता था। रोहित ने पूनम को अपनी गाड़ी में बिठाया और अमन गुस्से में वहां से निकल गया। रोहित के मुंह से झुंझलाहट में शिट निकला। उसने गाड़ी चलाई और साथ ही गुस्से में कहा, दिमाग ठीक है आपका? आधी रात को किसी भी लड़के के साथ निकल पड़ी। अकल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है आपकी अच्छे बुरे की समझ ना हो। बिना सोचे समझे एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठ गई। वह उसे लगातार डांटता जा रहा था और पूनम सिर झुकाए सब सुन रही थी। वह धीरे से बोली, सर, मुझे घर जाना था। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो जिद करने लगा। रोहित ने तीखे लहजे में कहा। उसने जिद की और आप मान गई? यूनिवर्सिटी में जब उसने पहली बार पूनम को देखा था
तो उसकी प्रोफेशनलिज्म और सलीके से वह बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन आज उसकी ये लापरवाही देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। गाड़ी थोड़ी दूर चली ही थी कि एक पुलिस चौकी आ गई। हवलदार ने गाड़ी रुकवाई और खिड़की पर दस्तक दी। हवलदार ने तंज कसते हुए कहा, हाँ जी, तो ये तुम्हारी बीवी है या ऐसे ही लेकर जा रहे हो? दरअसल इन दिनों पुलिस बहुत एक्टिव थी। कोठों और रेड लाइट एरिया पर लगातार छापे पड़ रहे थे, इसलिए रात में किसी मर्द और औरत को साथ देखकर शक करना आम हो गया था। श्रीमान मेरी स्टूडेंट है, घर ड्रॉप करने जा रहा था। रोहित ने सच्चाई वही बताई। रोहित के कहने पर हवलदार जोर से हंसा और बाकी हवलदार भी ठहाके मारने लगे। फिर जबरदस्ती उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। वहां एसएचओ पहले से इंतजार कर रहे थे। हाँ जी प्रोफेसर साहब, तो भाई अब सच बोलिएगा, कहाँ लेकर जा रहे थे इस लड़की को? क्या घर से भगा कर ले जा रहे थे? एसएचओ ने भी पढ़े लिखे होने की लाज ना रखी। नहीं सर, हमारा फंक्शन लेट खत्म हुआ है, इसलिए सर मुझे घर ड्रॉप करने जा रहे थे, रोहित की बजाय पूनम ने जवाब दिया। तो सब रटा कर लाया है अच्छे से। उसकी बात पर रोहित खामोश रह गया। एसएचओ को पता ना था कि उसके सामने एक बिजनेस टाइकून रोहित आहूबलिया खड़ा है। सर आई एम सेइंग दिस लास्ट टाइम, मैं इनको ड्रॉप करने जा रहा था बस, वह बर्दाश्त करते हुए बोला। अब चल, तेरे जैसे बहुत झूठे और मक्कार देखे हैं हमने। हवलदार विष्णु, चल लेकर चल इन्हें हमारे पास के मंदिर में। शायद वह एक अच्छा काम करने के मूड में था। अपनी तरफ से उन दोनों के नाजायज रिश्ते को जायज रिश्ते में बदलने की कोशिश कर रहा था। सर ये जायजती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रोहित गुस्से से दहाड़ा। उसने फोन करने के लिए मोबाइल निकाला ही कि तभी उसका फोन छीन लिया गया। अब वह किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था। गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया और पूनम तो सचमुच रोने लगी। ये क्या हो रहा था? लगभग 20 मिनट बाद वे सब मंदिर पहुंचे और जबरदस्ती शादी शुरू कर दी गई, जिस पर दोनों की सहमति नहीं थी। एसएचओ ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम नहीं चाहोगे कि कल तुम्हारी तस्वीर पूरे शहर में घूमे तो चुपचाप शादी कर लो। ना चाहते हुए भी रोहित ने पूनम को देखा। उसकी गलती से ये सब हुआ था। गुस्से से वह शादी की सारी रस्में निभाता चला गया, लेकिन साथ ही साथ वह पूनम को घूर घूर कर देख रहा था। पूनम तो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जबकि एसएचओ ने उसे घूर कर देखा। ना चाहते हुए भी वह शादी के लिए राजी होती चली गई। सोने पर सुहागा तो ये था कि उस एसएचओ ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए 1000 रुपए निकाले और पूनम के हाथ पर रख दिए। बेटियां खाली हाथ विदा होते अच्छी नहीं लगती। पूनम का दिल कर रहा था कि यह इस एसएचओ का कलेजा फाड़ दे। कुछ देर पहले जल्लाद बने उसने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी और अब उसका मायके का रोल निभा रहा था। पुलिस वालों ने रोहित को उसे खुश रखने की वार्निंग भी दी थी कि इस बच्ची का ख्याल रखना। पूनम का दिल किया कि इन लोगों को अभी यहीं पर जिंदा शूट कर दे। वह मंदिर से निकलते समय रोहित ने पूनम को देखा। वो आंसू पोंछते हुए दुपट्टे से नाक साफ कर रही थी। रोहित ने गुस्से से पूछा, अब क्या इरादे हैं? पूनम ने कहा, घर चलते हैं, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। वे उसके घर पहुंचे पर तब रात के 4 बज चुके थे और परिवार बुरी तरह परेशान था। एक मर्द के साथ उसकी वापसी देखकर सबके चेहरे कड़े हो गए। पूनम ने आगे बढ़कर सब कुछ बताया। गुस्से में उसके घर वाले बिल्कुल टूटे हुए थे। सबसे पहले उसके पिता आगे आए और बोले, जब तू इस आदमी से शादी कर चुकी है तो हमारे घर आने की क्या जरूरत है? निकल जाओ हमारे घर से, यहाँ तेरा अब कोई ठिकाना नहीं। शादी कर ली है तो अपने पति के साथ जाकर रहो। उसके पापा ने हाथ पकड़कर उसे और रोहित को घर से बाहर कर दिया। अब रोहित के पास उसे अपने साथ रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। यूनिवर्सिटी के बाद वह अपने ऑफिस पहुंचा, जहां आज उसका सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकल रहा था। लगता है घर वालों ने बहुत इग्नोर किया है, एक लड़की ने दूसरे के कान में कहा, ये जाने बिना कि उनका बॉस अपनी नई नवेली बीवी को खुद ही इग्नोर करके आया था। दूसरी ने यह मानते हुए कहा कि वह अब भी कुंवारा है, अगर शादी हुई होती तो ऐसे ना होते। तभी रोहित की नजर उन पर पड़ी। तुम दोनों इधर आओ, उसने सख्त लहजे में कहा। कानों में ऐसी कौन सी बातें चल रही हैं जो मेरी बातों से ज्यादा जरूरी हैं? उसके गुस्से से दोनों सहम गई। कुछ नहीं सर, उन्होंने नजरें झुका ली। आई एम
वार्निंग यू फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आगे से मेरी किसी भी बात को इग्नोर करने की कोशिश मत करना, उसने सख्ती से कहा और हाथ के इशारे से उन्हें जाने को कहा। दोनों सोचने लगी, जितना शक्ल से खूबसूरत है काश अंदर से भी उतना होता। शाम 6 बजे ऑफिस से निकलकर वह 6:30 बजे घर पहुंचा। वह रूटीन के मुताबिक अपने कमरे में गया। उसे पूनम का ख्याल तक नहीं था। कल रात जिसने एक लड़की को अपनी बीवी बनाया था, आज उसे वो जैसे भूल चुका था। नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद जब वह ओपन किचन में पहुंचा, तभी अचानक पूनम का ध्यान आया। वह उसके कमरे की तरफ गया, दरवाजा खटखटाया और खोलते ही उसे सामने देखा। बाहर आओ, खाना खा लो, बस इतना कहकर वापस मुड़ गया। क्या दिन आ गए हैं, पूनम के मन में बस यही ख्याल उठा। सुबह फ्रेश होने के बाद उसने रोहित का ट्राउजर और ढीली ढीली शर्ट पहन ली थी। उसी हालत में बाहर आई। किचन सेल्फ के पास खड़े रोहित को देखकर उसकी आंखें भर आई। आई एम सॉरी सर। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया। रोहित ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। पास्ता बनाकर टेबल पर रखा और 2 प्लेट निकाली। उसे खड़े देखकर बोला, अब मैं तुम्हारे आगे खाना परोसूं, विनती करूं, तब आकर बैठोगी। ताना मारते हुए उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप उसके सामने बैठ गई। रोहित ने खुद के लिए पास्ता निकाल ही रहा था कि उसने देखा पूनम अब भी खाली बैठी है। उसने झुंझलाहट में चमचा पटक दी और उसके प्लेट में पास्ता परोस दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर रहा हूं, उसके बाद डिवोर्स पेपर भी तैयार करवाऊंगा, उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा, जैसे कोई खबर सुना रहा हो। डिवोर्स शब्द सुनते ही पूनम का दिल जोर से धड़क उठा। चाहे शादी कैसी भी हुई हो, पर तलाक सुनकर उसके अंदर कुछ टूट गया। वो चुपचाप उठी। कहाँ जा रही हो? बैठकर खाना खाओ, रोहित ने कहा। नहीं सर, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। वह किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। उसके सामने रोना उसकी सबसे बड़ी हार होती, इसलिए खुद को संभालते हुए वह कमरे में चली गई। वह उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। किससे पूछकर तुमने ये कपड़े पहने? रोहित की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अपनी पसंदीदा शर्ट पूनम के तन पर देखकर उसका चेहरा तमतमा उठा था। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही पूनम टेबल से उठकर जाने लगी, उसकी नजर अपनी शर्ट पर पड़ी और वो तुरंत उसके पीछे आ गया। सर, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, पूनम ने झिझकते हुए कहा। आपकी अलमारी में ये कपड़े मिले, इसलिए पहन लिए। रोहित कुछ देर तक होठ भींचे गुस्से से उसे देखता रहा। फिर कमरे से बाहर गया और अपनी अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल कर लौटा। फौरन अभी इसी वक्त ये शर्ट उतारो और ये वाली पहनो, उसने एक हल्की नीली शर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा। और आज के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझी तुम? उसकी आंखों में सख्त आग थी। पूनम डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित का गुस्सा इस बात पर था कि उसने उसकी शर्ट पहनी, या इस बात पर कि वो शर्ट इतनी पतली थी कि उसके वजूद की झलक महसूस की जा सकती थी। अपनी नजरें चुराते हुए वो फिर भी उसे डांटता रहा, लेकिन सर, ये शर्ट बहुत बड़ी है और थोड़ी भारी भी। इतनी गर्मी में जैसा कहा वैसा करो, चेंज करके आओ, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मजबूरी में पूनम ने नीली शर्ट ली और बाथरूम में चली गई। जब वापस आई तो वो शर्ट सचमुच घुटनों तक आ रही थी, ढीली, लूज, लेकिन सुकून देने वाली थी। कम से कम अब उसका वजूद पूरी तरह ढक गया था। रोहित ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, कल तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कुछ हॉस्टल्स देखे हैं, विजिट कर लेंगे। परसों से तुम यूनिवर्सिटी भी जाओगी। ये कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। पूनम बेड पर बैठी रह गई। मन में एक ही ख्याल था, अब कुछ तो करना पड़ेगा। वे यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। दुनिया ने भले उसे ठुकरा दिया हो, पर उसे खुद को संभालना ही था। उसने मोबाइल उठाया और अलग अलग ऑनलाइन जॉब्स देखने लगी। उसे पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और सोसाइटी की प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी ने कभी वक्त ही नहीं छोड़ा था। अब हालात अलग थे। वो रोहित से पैसे नहीं मांग सकती थी। जब वह खुद उसे हॉस्टल भेजने की सोच रहा था, तो अपने खर्चे की जिम्मेदारी भी उसे खुद ही लेनी थी। सारी रात वो मोबाइल स्क्रीन पर टकी टकी लगाए
अलग अलग वैकेंसी देखती रही। अगले दिन रोहित उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया। उसने पूनम के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी और वहीं उसने एक सूट बदल भी लिया। वह हर चीज का दाम नोट करती जा रही थी ताकि बाद में पैसे लौटा सके। उन्हें एक हॉस्टल पसंद आया, लेकिन वहां एडमिशन 1 महीने बाद होने थे, इसलिए तय हुआ कि तब तक वह रोहित के साथ उसी घर में रहेगी। अगले दिन पूनम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हुई। नाश्ता रोहित ने ही बनाया था। 2 दिन से कुछ ना खाने के कारण ब्रेड खाते ही उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। रोहित ने उसे देखा, लेकिन कुछ बोले बिना उठ गया। थोड़ी देर बाद पूनम बैग लेकर बाहर आई। उसे यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन रोहित वहां नहीं था। वह कैब बुक करने ही वाली थी कि तभी नीचे पार्किंग से रोहित गाड़ी लेकर आया। वह उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, मगर टीचर की बात टाल नहीं सकी। रास्ते भर वह सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उसकी दोस्त नैना मिली। नैना ने उसे गले लगाते हुए पूछा, पूनम तू कल क्यों नहीं आई? पूनम को जैसे किसी अपने की जरूरत थी, जिसके सामने वह अपने दिल का दर्द हल्का कर सके। नैना के गले लगते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे पूनम, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? उसी वक्त रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और पूनम की नजरें भी उससे मिली। उसने गुस्से से चेहरा फेर लिया और चला गया। ये देखकर पूनम के आंसू और भी तेज बहने लगे। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और सब कुछ नैना को बताने लगी। नैना उसे कभी गले लगाती, कभी दिलासा देती रही। दोनों कैफे में बैठे वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। तभी रोहित की क्लास का टाइम हो गया और वह 5 मिनट लेट हो चुके थे। जल्दी से बैग उठाकर दोनों क्लास में पहुंची, जहां रोहित पहले से खड़ा था। कम इन, नैना ने कहा। दरवाजे पर खड़ी पूनम की आंखों से साफ था कि वह बहुत रो चुकी थी। आप दोनों लेट क्यों हैं? उसकी आवाज में सख्ती झलक रही थी। सॉरी सर, नैना ने कहा और पूनम की तरफ देखा। वह समझ गई थी कि पूनम ने उसके साथ जो 2 दिन बिताए, उनसे उसने क्या झेला होगा। उसने मन में कहा, बेचारी पूनम, मगर बंदा स्मार्ट है। थोड़ा गुस्सैल सही, पर जोड़ी बुरी नहीं लगती। वह कभी मुस्कुराती, कभी अफसोस करती। रोहित ने उसके हाव भाव देख लिए। मिस नैना, आप कुछ सोच रही हैं? जी सर, कुछ नहीं, नैना जल्दी से बोली। अंदर आइए, रोहित ने कहा। यह सुनकर पूनम भी अंदर आने लगी, पर रोहित ने रोक दिया। पूनम, मैंने आपको अंदर आने को नहीं कहा। पूनम की आंखों में हैरानी और बेबसी झलक रही थी, लेकिन उसने बहस नहीं की और बाहर चली गई। रोहित अंदर ही सोचता रह गया कि अगर वह एक सॉरी कह देती तो शायद वह उसे माफ कर देता। दोनों की अपनी अपनी अना थी। रोहित का पूरा लेक्चर उसी के ख्यालों में गुजर गया। उधर पूनम सीधे यूनिवर्सिटी से एक ऑफिस पहुंची, जहां कंटेंट राइटिंग की पोस्ट खाली थी। अपनी पढ़ाई और अनुभव के आधार पर उसे तुरंत हायर कर लिया गया। ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। घर बैठकर काम कर सकती थी, सैलरी भी ठीक थी और वक्त के साथ बढ़ने की गुंजाइश भी थी। वह दोबारा यूनिवर्सिटी आई और खुद को प्रेसिडेंट पद से हटाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। इस पर काफी बहस हुई, लेकिन उसकी बातों में इतना वजन था कि आखिरकार एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई। समिति का हेड रोहित था, इसलिए वह सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंची थी। लेक्चर खत्म करके जब रोहित बाहर निकला तो उसकी नजरें अनायास ही चारों ओर घूम गई। शायद वह उसे ही ढूंढ रहा था, देखना चाहता था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से उसे बाहर निकलते देखा। गुड आफ्टरनून सर, यह एक आदत की तरह उसके मुंह से अपने आप निकल गया। रोहित ठिठक गया। उसने उसे सिर से पांव तक देखा और पूनम खुद को कोसने लगी। उसे पता था कि रोहित उसे पसंद नहीं करता। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वह भी यही करता। रोहित गलत नहीं था। उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उससे नाराज होना, उससे नफरत करना उसका हक बनता था। आई एम सॉरी सर, वह जल्दी से बोलती हुई वहां से चली गई। रोहित ने हल्का सा सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वापसी पर वह उसी के साथ घर आई थी। अब तो भूख से उसका बुरा हाल था। रोहित उसे घर छोड़कर ऑफिस चला गया और वह सीधा किचन में पहुंची। अगर सर कुछ कहेंगे तो पैसे दे दूंगी, लेकिन आज खाना तो खाकर ही रहूंगी। वह मन ही मन बड़बड़ाती हुई खाने की तलाश में लगी। ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन फ्रिज में पनीर रखी थी।
उसने जल्दी से स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर बनाया, चपातियां सेकी, टेबल पर बैठी और पेट भरकर खाना खाया। फिर कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गई। शाम 6 बजे रोहित घर लौटा। कपड़े बदलकर जैसे ही किचन में गया तो कढ़ाई में पहले से बनी सब्जी देखकर उसके माथे पर बल आ गई। उसने रोटी का डिब्बा खोला, अंदर कुछ नहीं था। जब सब्जी बना ही दी थी तो रोटियां भी बना देती। वह गुस्से में बड़बड़ाया। उसकी नजर पूनम के बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उसे रोटी सब्जी बनाना नहीं आता था, बस हल्का फुल्का फ्रोजन खाना रखता था जो जल्दी बन जाए। उसने कभी शेफ भी नहीं रखा क्योंकि घर पर बहुत कम समय के लिए रुकता था, ज्यादातर बाहर ही खा लेता था। उसने फ्रिज से पैक्ड नूडल्स निकाले और 5 मिनट में बना लिए। लिविंग रूम में बैठा ही था कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। फोन उठाते ही उन्होंने शादी की बात छेड़ दी। अपनी माँ से जान छुड़ाने के लिए वह जल्दी से बोला, मोम, मैं शादी कर चुका हूँ। उसने ये बात इतनी सहजता से कही कि सरोज जी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। फिर बोली, व्हाट? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? जो लड़का शादी के नाम पर कतराता था वो अचानक शादीशुदा कैसे हो गया? आखिर किससे? रोहित ने ठंडी सांस लेकर कहा, बस मोम, मेरी स्टूडेंट थी, अच्छी लगी तो शादी कर ली। वो ऐसे बोला जैसे किसी गली मोहल्ले की लड़की से शादी कर ली हो, जबकि सरोज जी का जज्बाती प्रोग्राम अब शुरू हो चुका था। कैसी औलाद हो तुम रोहित, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैं तो कह कहकर थक गई थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन तब तुम राजी नहीं हुए और अब जब खुद ही शादी कर ली तो बताया भी नहीं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रोहित। तुमने आज सच में मेरा दिल तोड़ दिया। उनकी आवाज में शिकायत ही नहीं बल्कि एक माँ का टूटता हुआ विश्वास झलक रहा था। रोहित ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और थकान से भरे स्वर में बोला, बस करे मोम, बहुत हो गया, जल्दबाजी में हो गई शादी। आपको बताने ही वाला था। अच्छा, चलो ठीक है। सरोज जी का गुस्सा अब धीरे धीरे नरमी में बदल रहा था। अब मुझे बहू से तो मिलवा दो, कैसी है वो, सुंदर तो है ना? उनकी आवाज में अब जिज्ञासा थी, एक माँ की उत्सुकता जो अपने बेटे की पसंद को देखना चाहती थी। रोहित ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, मोम, वो अभी सो रही है, जब उठेगी तो आपकी उससे वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा। ठीक है रोहित। सरोज ने गहरी सांस ली, जब जागे तो मुझे उससे जरूर मिलवाना। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन उनके चेहरे पर मिली जुली भावनाओं की झलक साफ थी। नाराजगी, हैरानी और एक हल्की सी खुशी भी थी। पीछे खड़ी पूनम उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर एकदम सन्न रह गई थी। पसंद की शादी, ये शब्द जैसे उसके गले में अटक गए। उसे समझ नहीं आया कि वह रोए, हंसे या बस चुप रह जाए। सर, आप खाना खाएंगे? उसने हिचकिचाते हुए कहा। अब जबकि साथ रहना तय था तो बातचीत से बचना बेकार था। रोहित ने बैठे बैठे ही सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आज थोड़ी सी नरमी थी। शायद अभी अभी माँ से बात की थी, इसलिए चेहरा शांत था। पूनम को एक पल को रुलाई सी आ गई। उसके भी तो माँ बाप थे, क्या वो उसे याद नहीं करते होंगे? अचानक उसके गले में कुछ अटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रोहित ने धीमे स्वर में कहा, मैंने देखा था सब्जी बनी पड़ी थी मगर रोटियां नहीं थी, इसलिए नूडल्स बना लिए। ये कहकर वह मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने लगा, जैसे बात को वहीं खत्म करना चाहता हो। पूनम बिना कुछ कहे किचन में चली गई। रोहित ने सिर उठाकर उसे देखा और जाने क्यों कुछ देर बाद वह भी उसके पीछे पीछे किचन में चला आया। वह फ्रिज से रखा हुआ आटा निकाल चुकी थी और अब जल्दी जल्दी पेड़े बना रही थी। रोहित जाकर सेल्फ के पास टिक गया और बस उसे देखता रहा। लेमन कलर के सूट में उसकी रंगत निखर रही थी। बालों की ब्राउन लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें वह हल्के से सिर झटका देकर पीछे कर रही थी। उसकी झुकी हुई लंबी पलकें, ऊंची नाक पर सजा छोटा सा मोती, ना जाने क्यों रोहित की निगाहें उस पर अटक गई। नाक पर वह मोती इतना प्यारा लग रहा था कि निगाहें हटाना मुश्किल था। वह बड़ी मासूमियत से सिर झुकाए चपातियां बेल रही थी। एक डालती तो दूसरी तैयार करने लगती। आटे की खुशबू और तवे पर सिकती रोटियों की हल्की महक कमरे में फैल गई थी। उसके भरे भरे गालों से लेकर हल्के गुलाबी होठों तक रोहित की नजर ठहर गई।
आज पहली बार उसने उसे इतने गौर से देखा था। चेहरे पर मेकअप का कोई निशान नहीं था, बस सादगी, मासूमियत और एक अजीब सी सुकून देने वाली चमक थी। क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? रोहित के मन में अनजाने भाव उमड़ पड़े। बालों की वो शरारती लट उसे अब भी तंग कर रही थी। ना जाने क्यों रोहित ने धीरे से हाथ बढ़ाया, उसकी वह लट उठाई और बड़े ही सहज अंदाज में उसके कान के पीछे कर दी। पूनम एकदम जैसे करंट खाकर पीछे हटी। धड़कनें तो उसके इतने करीब खड़े होने से ही तेज चल रही थी और अब जब उसने उसे छुआ तो ऐसा लगा जैसे दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसकी आंखों में इस वक्त कोई खास जज्बात नहीं थे, ना मोहब्बत थी ना नफरत थी। शायद वो बस उसकी मदद के लिए उसके बालों की लट को कान के पीछे कर गया था। पूनम ने जल्दी जल्दी चपातियां उतारी और दूसरी तवे पर डाल दी। पता नहीं क्यों उसके गाल हल्के गुलाबी पड़ने लगे। रोहित सोच में पड़ गया। क्या चूल्हे की आंच इतनी तेज है या वजह कुछ और है? वो देर तक उसके गुलाबी गालों को देखता रहा, जैसे किसी सोच में खो गया हो। पूनम उसकी नजरों की तपिश से बचते हुए जल्दी से खाना टेबल पर लगाने लगी। भूख तो अब पूनम को भी सताने लगी थी। उसने दोपहर में खाना खाया था और अब तो रात हो चुकी थी। वह भी उसके साथ टेबल पर बैठ गई। एक प्लेट उसके लिए बनाकर अब अपनी प्लेट तैयार करने लगी। रोहित ने एक नजर खाने को देखा और दूसरी नजर पूनम पर थी। वो चुपचाप अपनी प्लेट में चपाती रख रही। कितने लंबे समय के बाद उसे ऐसा घर का बना खाना देखने को मिला था। उसने प्लेट अपनी ओर खींची और पहला निवाला मुंह में डाला। कढ़ाई पनीर का स्वाद मानो जुबान पर घुल गया। 2 की बजाय उसने 3 चपातियां खा ली। उसका मन हुआ कि पूनम से कह दे थैंक यू, बहुत अच्छा खाना बनाया है, पर शब्द होठों तक आकर थम गए। कुछ पल तक चुप बैठा रहा, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। पूनम बस उसकी पीठ को देखती रह गई। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, शायद किसी अनकहे जवाब की उम्मीद में थी। रोहित लेट ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की टोन बजी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और आंखें खुली की खुली रह गई। मैसेज उसकी मां सरोज जी का था। कल मैं इंडिया आ रही हूं अपनी बहू के दीदार के लिए, तैयार रहो। वो सिर पकड़कर बैठ गया। मोम को भी ना बड़ी जल्दी है, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। वो बड़बड़ाया और गहरी सांस ली। थोड़ी देर सोचकर वह पूनम के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा हल्के से खोला। अंदर पूनम दुपट्टा उतारकर सोने की तैयारी कर रही थी। उसे अंदर देखकर वो घबरा गई और बिना कुछ समझे जल्दी जल्दी बोलने लगी। आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे पूछे बिना आपके किचन में नहीं जाना चाहिए था, पर मैं क्या करती, बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने दोपहर को खाना बना लिया। आप मुझसे नाराज मत होना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। वो जो दोपहर से सोच रही थी अब सब एक साथ कह डाला। उसे लगा वो जरूर उसे डांटने आया है कि उसने उसकी मर्जी के बिना उसके घर की चीजों को हाथ लगाया। रोहित ने भौहें उठाई और उसे देखा। ठीक है, उसे पूनम पसंद नहीं थी, लेकिन वो इतना घटिया इंसान भी नहीं था कि किसी भूखी लड़की से खाने के लिए पैसे मांगे या उसे डांटे। मुझे तुम्हारे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतने पैसे हैं तुम्हारे पास तो उन्हें कहीं और खर्च कर दो, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। रोहित ने सीधा कहा और फिर कुछ पल चुप रहा, जैसे खुद से सोच रहा हो जो असली बात कहनी थी वो कहां से शुरू करे। उसे ऐसे उलझन में खड़ा देखकर पूनम पूछे बिना ना रह सकी। सर, आपको कुछ कहना था क्या? हाँ, उसने हल्का सा सिर झुकाते हुए कहा। मैं ये बताने आया था कि कल मोम आ रही है। दोनों हाथ ट्राउजर की जेब में डाले हुए वो थोड़ा परेशान सा लग रहा था। पूनम ने उसकी बात सुनी तो पल भर को जैसे उसका दिल थम गया। सिर झुका लिया। दिल में एक कसक सी उठी, जरूर अब कहेगा कि हॉस्टल चली जाओ। ओके सर, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्दों में अपनापन नहीं, बस एक दबा हुआ दर्द था। साफ लग रहा था कि वो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक रही है। आंसू रोकते रोकते उसका चेहरा लाल होने लगा था। रोहित ने कुछ पल उसे गौर से देखा, लाल पड़ते चेहरे को, कांपते होठों को, और फिर हल्का सा सिर झटक लिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कम अकल की हैं। पहले मेरी बात तो सुन लिया करें, अपने ही फैसले सुनाने लगती हैं। वो थोड़ा झुंझलाया और फिर बोला, मैं कह रहा था कि कल से आप मेरे रूम में शिफ्ट हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मोम को लगे हम दोनों अलग अलग रहते हैं।
वो 2 हफ्तों के बाद वापिस चली जाएंगी, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसका लहजा आदेश जैसा था, लेकिन उसके शब्दों में कहीं न कहीं झिझक छिपी थी, जैसे असहन जताने की कोशिश में हो, मगर खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्यों इतना सब कुछ कह रहा है। पूनम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें कुछ देर तक नीचे टिकी रही और रोहित उसे देखता रहा। क्या कभी उसने सोचा था कि ये लड़की जो इतनी मासूम और अजीब सी लगती थी, एक दिन उसके घर, उसके कमरे में होगी, वो भी उसकी बीवी की तरह। कुछ पल तक वह उसे यूं ही देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया। अगली सुबह पूनम ने चुपचाप अपना सामान रोहित के कमरे में रख दिया और यूनिवर्सिटी चली गई। उस दिन दूसरा लेक्चर रोहित का था। क्लास में जब वो पानी पी रही थी, तभी किसी ने हल्का सा धक्का दे दिया। पानी उसके ऊपर छलक गया। रोहित को तो जैसे बस एक बहाना चाहिए था। वेरी सिली गर्ल, उसने धीमे से कहा। क्लास में दबे सुरों में हंसी गूंज उठी। पूनम के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन अपनी झुंझलाहट निकाल रही थी। कभी तो इंसान की तरह बात कर लिया करो। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में एक बड़ा इवेंट था, जिसके लिए रोहित ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। पूनम ने पहले ही एप्लीकेशन दे रखी थी, इसलिए वह नहीं गई। बाकी सब लोग उसके ऑफिस में इकट्ठे थे, मगर प्रेसिडेंट साहिबा नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो तो हमेशा टाइम पर आती थी, जिसकी तारीफ खुद रोहित करता था। 10 मिनट गुजर गए, ना वो आई ना कोई जवाब। रोहित के माथे पर बल पड़ने लगे। उसने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर उसने मैनेजमेंट की एक लड़की को भेजा, जाकर बुलाकर लाओ उसे। करीब 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला। वो अंदर आई, पिंक कलर की शर्ट, सफेद ट्राउजर और प्रिंटेड सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए। रोहित ने उसे देखते ही आंखें थोड़ी संगोड़ ली। मिस पूनम, उसकी आवाज में सख्ती थी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आप मीटिंग में क्यों नहीं आई? मैंने आपको कितने मैसेज किए हैं, हद है लापरवाही की। उसने सबके सामने पूनम को डांटा। पूनम ने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, सर, मैं अब इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूं, तो ये मीटिंग मेरे लिए जरूरी नहीं थी। बैग को कंधे पर सही करते हुए पूनम ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसके शब्दों में संजीदगी थी, पर लहजे पर पूरा सम्मान था। अच्छा, रोहित ने दोनों बाजू सीने पर बांधे और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ प्रेसिडेंट साहिबा, किस समिति के प्रेसिडेंट है कौन? उसके पूछने का तरीका शांत था, मगर आंखों में सवालों की तलवार थी। बाकी सब स्टूडेंट चुप खड़े थे। सब जानते थे कि सर के गुस्से का मतलब क्या होता है। पूनम ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई डोंट नो सर, मगर मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। उसके जवाब में वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो उसकी पर्सनैलिटी की पहचान था। रोहित के माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसने एक हाथ से बाकी सभी को बाहर जाने का इशारा किया और इशारा मिलते ही सब जैसे हवा में गायब हो गए। कमरे में अब बस वो दो थे, एक गुस्से में उबलता रोहित और एक संयमित पर घबराई हुई पूनम। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके सामने आकर रुका। पूनम उसे देखती रह गई। घनी भावों के नीचे गहरी रहस्यमयी आंखें, लंबी नाक और उन आंखों के कोनों में बसता एक अदृश्य हुक्म था। हल्की दाढ़ी और जेल से पीछे किए बालों ने उसकी शख्सियत को और भी असरदार बना दिया था। वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रहा था। पूनम कुछ पल के लिए पलकें झपकाना ही भूल गई। वो वही शख्स था जिसने उसका साथ तब दिया था जब बाकी सबने मुंह मोड़ लिया था। डिजाइन किसको सबमिट करवाया? उसने रुक रुक कर पूछा। आवाज ठहरी हुई थी। प्रिंसिपल को, पूनम ने जवाब दिया। रोहित के चेहरे पर निराशा उतर आई। मुझे लगता था कि आप बहुत प्रोफेशनल हैं, मगर शायद मैं गलत था। हर चीज का एक सिस्टम होता है जिसे फॉलो किया जाता है, लेकिन आप तो सीधे सीनियर के पास पहुंच गई। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा अफसोस था। आई एम सॉरी सर, पूनम ने धीरे से कहा, मगर मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। वो शर्मिंदा नहीं थी, पर उसके शब्दों पर दर्द था। और ऐसा क्यों? रोहित ने सीधा पूछा। पूनम ने सिर झुका लिया। वो सच नहीं बता सकती थी कि उसके सामने आते ही उसे अपराध बोध घेर लेता था और उसकी वजह से ही रोहित के साथ जुल्म हुआ था कि हर बार उसकी आंखों में उसे अपना कसूर दिखाई देता था। रोहित ने फाइल बंद करते हुए कहा, आपको और किसी ने परमिशन नहीं दी थी तो अभी भी समिति की
प्रेसिडेंट आप ही हैं। अपनी टीम को बुलाइए, इवेंट के डिटेल्स समझिए और सभी को उनका काम बताइए। वो अब कुर्सी की तरफ बढ़ गया जैसे कोई अंतिम आदेश दे चुका हो। पूनम ने होंठ भींच लिए, कुछ बोलना चाहकर रुक गई। वो उसे यूं खड़ा देखता रहा और फिर बोला, कुछ कहना है आपको? पूनम ने उसकी आंखों में देखा। कहना तो बहुत कुछ था पर शब्द नहीं थे। नहीं सर, वो बस इतना ही कह पाई और धीरे से बाहर निकल गई। शाम को जब रोहित ऑफिस से बाहर आया तो देखा कि पूनम अपनी टीम को कुछ समझा रही थी। अनीता, तुम्हें अपना काम समझ में आ गया ना? जी पूनम, उसने जवाब दिया। मीटिंग खत्म होते ही रोहित उसके पास आया और सिर हिलाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। पूनम ने बैग उठाया और उसके पीछे पीछे कार तक आई। घर पहुंचकर उसने उसे ड्रॉप किया और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। पूनम ने नहा धोकर कपड़े बदले और रोहित से पूछकर अपनी सास के लिए रूम सेट करने में लग गई। सर्दियां दस्तक दे चुकी थी, इसलिए उसने हल्के से हीटर ऑन कर दिया। अब वो किचन में खड़ी सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। कुछ देर बाद बिरयानी, रायता और सलाद तैयार था और तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मतलब वो लोग आ गए थे। दुपट्टे का पल्लू ठीक करते हुए वो लिविंग रूम की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला तो सामने एक बेहद सलीकेदार औरत थी जो रोहित के साथ अंदर आ रही थी। देखने से कोई नहीं कह सकता था कि वह उसकी माँ है, बल्कि किसी बड़ी बहन जैसी लग रही थी। पूनम ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो सरोज जी ने उसे झट से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर उसके हाथ थामते हुए मुस्कुराकर पूछा, ये प्यारी सी लड़की का नाम क्या है? रोहित मुस्कुराया, पूनम, पूनम मेहरा। वो सच में किसी पूनम जैसी लग रही थी। काले सूट में उसकी दमकती त्वचा और भी निखर उठी थी। नाम तो बिल्कुल सही रखा है बेटा, तुम किसी पूनम से कम नहीं लगती, सरोज जी ने प्यार से कहा। फिर रोहित की तरफ मुड़ते हुए बोली, और ये क्या पूनम मेहरा? हाँ, पूनम मेहरा नहीं बल्कि पूनम वालिया बोलो। उनके कहते ही पूनम के दिल की धड़कन तेज हो गई, गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। रोहित ने उसकी ओर देखा। जब भी उसके गाल लाल होते, ना जाने क्यों उसे वो पल बहुत प्यारा लगता। पूनम मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी मैंने खाना बना लिया है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं अभी लगाती हूँ। मगर सरोज जी ने उसे मना किया और पास बिठा लिया। पहले ये बताओ, ये तुम्हारे साथ ठीक से रहता है ना? अगर कुछ गलत करता हो तो बताना, मैं अभी इसके कान खींचती हूँ। पूनम ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं मम्मी जी, ये बहुत अच्छे हैं। दिल की हालत अजीब थी। अपने टीचर के साथ नाम जुड़ा था और खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ये सास बहू कौन सी कहानी सुना रही हैं एक दूसरे को? रोहित कमरे से बाहर आया। भाई, आते ही तुम्हारी शिकायत लग गई है। तुम्हारी बहू कह रही है कि तुम्हें रोमांस बिल्कुल नहीं आता। उनके कहते ही पूनम ने झट से सिर उठाया और जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाने लगी। रोहित जानता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन उसके चेहरे पर शरारत फैल गई। सही कह रही है ये, इसके रोमांस के सामने तो मैं कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर पूनम हैरानी से उसे देखने लगी। दोनों माँ बेटा एक से बढ़कर एक थे। क्यों पूनम, वो क्या था? हर बात में रोमांस ढूंढ लेना। उसकी बात पर पूनम चेंपते हुए अपनी जगह से उछल पड़ी। यानी वो उनकी बातें सुन चुका था। उसका मन अचानक ही अतीत की गलियों में भटक गया। उसे वो दिन याद आया जब रोहित ने उसे एक इवेंट के सिलसिले में बुलाया था और वह और नैना उसके ऑफिस में बैठे थे। रोहित ने दोनों को पास वाले कमरे में बिठाया और खुद एचओडी से बात करने चला गया। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और पूनम की हंसी गूंज उठी। ओ यार, कितना रोमांटिक सीन था ना। वो किसी पुराने पल को याद करते हुए मुस्कुरा रही थी। नैना ने तुरंत चुटकी ली। डोंट टेल मी, तुम्हें ये पानी सर से मिलने वाला सीन भी रोमांटिक लग रहा था? पूनम ने बोहें चढ़ाई। तुम हर चीज को इतनी नॉर्मल कैसे ले सकती हो यार? तुम्हें क्या पता रोमांस क्या होता है? नैना ने हंसते हुए कहा, तुम तो हर चीज में रोमांस ढूंढ लेती हो। कल भी कह रही थी कि देखो, जब हवा से ये लटकने हिलती हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं और कितना रोमांटिक लगता है। पूनम ने हंसने की कोशिश दबाई। दफा हो तुम्हें तो रोमांस की स्पेलिंग भी नहीं आती। उसकी आवाज में नाराजगी और शरारत दोनों थे। तभी दरवाजा दोबारा खुला और रोहित अंदर आया। पूनम एक पल को सन्न रह गई।
कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया। नैना ने धीरे से फुसफुसाया, अरे नहीं, सुना नहीं होगा। लेकिन रोहित की मुस्कान ने सब कुछ साफ कर दिया था। पूनम की नजरों ने नैना को ढूंढा और दोनों के चेहरे पर एक साथ झेंपी हुई हंसी आ गई। अक्सर पूनम फोन पर भी नैना से ऐसे ही बातें करती रहती थी। एक दिन रोहित की माँ पास से गुजरी और उसकी बातें सुन ली। हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है मेरी बहू थोड़ी ज्यादा रोमांटिक है। उनकी बात सुनकर पूनम के गाल तप गए। मम्मी जी, मैं खाना लगाती हूँ, कहते हुए वो फौरन वहां से निकल गई। उसके चेहरे पर लाली थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खाना लगाकर उसने उन्हें बुलाया। सब टेबल पर बैठे तो रोहित चुपचाप किचन की तरफ चला गया। पूनम पानी का जग लेने ही जा रही थी कि अचानक किसी की मौजूदगी महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा, रोहित बिल्कुल पास खड़ा था। दिल की धड़कन एक पल को थम सी गई। वह कुछ कह पाती इससे पहले ही उसने दोनों हाथों से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से कान के पास कहा, मॉम इधर देख रही है तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो। पूनम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बाहर बैठी उसकी मां मुस्कुराई। ओपन किचन था, सब साफ दिख रहा था। पूनम का चेहरा और लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर किसी तरह खुद को संभाला। खाने के बाद रोहित मां को उनके कमरे तक छोड़ आया और फिर अपने कमरे में लौट आया। पूनम पहले ही वहां मौजूद थी। उसने तकिया सोफे पर रख दिया था और सामने की टेबल पर नोट्स, पेन और मोबाइल फैला रखे थे। वो अपनी इवेंट की प्लानिंग में पूरी तरह डूबी थी। कुछ लिखती, फिर सोचती, फिर कुछ काट कर दोबारा लिखती। आप एक बार बता दो कि किस किस को मेल करनी है, उसने बिना ऊपर देखे कहा। रोहित लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, 2 ब्रांड्स और हमारी कंपनी, वहीं से फ्रेंड्स मिल जाएंगे। पूनम ने सिर हिलाकर मेल भेज दी। जवाब सुबह तक आने थे। फिर उसने टीम को कॉल करना शुरू किया, सबसे उनके काम की रिपोर्ट मांगी। मोनिका नई थी, उसे दोबारा समझाना पड़ा। रोहित कुछ देर उसे देखता रहा। वो हर बात बड़ी सुलझी हुई, शांत और प्रोफेशनल अंदाज में समझा रही थी। उसकी ये गंभीर और संतुलित झलक देखकर रोहित अनायास ही मुस्कुरा उठा। वह लैपटॉप से नजर उठाकर उसे देखने लगा। पूनम पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी। दुपट्टा कंधे से उतरकर हल्के से नीचे सरक आया था। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से लगकर गालों पर बिखर रही थी। वो एक हाथ से बाल कान के पीछे करती हुई फोन कान से लगाए किसी को बहुत सलीके से समझा रही थी। अच्छा रुकिए, मैं कल आकर आपको बताती हूँ, कहते हुए उसने फोन काटा और गहरी सांस ली। थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसके पास लैपटॉप नहीं था, इसलिए सारा काम मोबाइल पर ही संभाल रही थी। आंखें दर्द कर रही थी। दोनों उंगलियों से हल्के से उन्हें दबाया और स्क्रीन बंद कर दी। काफी देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर सारे नोट्स और पेन समेटकर बैग में रखे और वॉशरूम चली गई। जब लौटी तो देखा रोहित लाइट बंद करके लेट चुका था। उसने धीरे से बैग एक कोने में रखा और फर्श पर बैठ गई। सिर पीछे सोफे से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अंधेरे में उसकी सांसों की आवाज भारी लग रही थी। वो कुछ बड़बड़ाई जैसे खुद से ही बातें कर रही हो। रोहित ने ध्यान से सुना, काश घर वाले मेरी बात समझ लेते तो किसी और के घर में ऐसे ना रहना पड़ता। उसके लफ्जों में टूटी हुई आवाज थी। वो धीरे रो रही थी मगर सिसकियों की ध्वनि कमरे में गूंज रही थी। रोहित करवट लेकर लेटा रहा। वह उसे रोकना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो खुद नहीं जानता था किस हक से बोले। रात के करीब 1 बजे जब उसे प्यास लगी तो वह उठा, लैंप जलाया। हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। नजर फर्श पर पड़ी। पूनम वहीं लेटी थी। गठरी सी बनी हुई, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। रोहित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अपनी हल्की सी जैकेट उठाई और धीरे से उसके ऊपर डाल दी। वह कुछ पल यूं ही खड़ा रहा। उसके सोए हुए चेहरे पर एक अजीब सुकून था और एक अनकहा दर्द भी था। धीरे से उसने लैंप बंद किया और वापस लेट गया। दिल के अंदर एक अनजाना ख्याल गूंजता रहा, हालात इंसान को कहां से कहां ला देते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूनम पहले से जाग चुकी थी। कमर में हल्का दर्द था पर चेहरे पर शिकायत का कोई नामो निशान नहीं था। वो उठी, फ्रेश हुई और फिर घर के कामों में लग गई।
पूजा की, फिर सासू माँ को देखने चली आई जो अभी भी सो रही थी। वह कुछ देर तक उनके पास बैठी रही, फिर कमरे में लौटकर अपने और रोहित के कपड़े निकाले। उसके कपड़े प्रेस होकर आया करते थे, फिर भी उसने प्यार से अलमारी से निकाल कर रख दिए। नहा धोकर बाहर आई तो किचन में जाकर परांठा और आमलेट बनाया। उसे पता नहीं था कि रोहित नाश्ते में क्या पसंद करता है, इसलिए उसने टोस्ट भी साथ निकाल लिए, मन में बस यही सोचते हुए कि कहीं उसे कुछ गलत ना लगे। तभी रोहित बाथरूम से निकलकर आया। उसकी नजर कपड़ों पर पड़ी और भौहें सिकुड़ गई। मेरे कपड़े किससे पूछकर निकाले तुमने? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं मगर सख्ती थी। पूनम बस चुप रही। वो फिर बोला, तुम्हें बीवियों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है, समझी? कमरे में रहने की इजाजत मजबूरी में दी है। उसकी आंखें लाल थी और पूनम का सिर झुक गया। वह करती भी तो क्या करती? जिनके अपने घर वाले ना हो उन्हें हर जगह ताने ही मिलते हैं। वो रोना चाहती थी पर खुद को रोक लिया। वह कमरे से बाहर निकलकर किचन में आ गई और सिंक के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों में उमड़ते आंसू निकल गई। थोड़ी देर बाद रोहित ने नाश्ता किया पर पूनम उसके साथ नहीं बैठी। वो बस खामोशी से काम में लगी रही, जैसे अपने दर्द को भी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बना लिया हो। थोड़ी देर बाद वह रोहित के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच गई। लेक्चर खत्म होते ही टीम मीटिंग शुरू हो गई। रोहित के ऑफिस में सब लोग मौजूद थे। वह हर एक से उनके काम की प्रगति के बारे में पूछ रहा था। माहौल पूरी तरह प्रोफेशनल था, लेकिन हल्का सा तनाव हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। आखिर में उसकी नजर पूनम पर पड़ी। मिस पूनम, आपका कितना काम हो गया? उसने कुर्सी का रुख उसकी ओर मोड़ते हुए पूछा। थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे के काले घेरे उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। सर, जैसा कि हम MUA नेशनल लेवल पर एग्जिबिट कर रहे हैं, तो हर यूनिवर्सिटी से 2-2 बैच तैयार हुए हैं। मैंने कोलैबोरेशन के लिए मेल भी भेज दी है। अब बाकी यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन आने का इंतजार है, वो धीमी पर आत्मविश्वास से भरी आवाज में बताने लगी। रोहित उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि इस लड़की में जितनी मेहनत है उतनी ही सादगी भी। ओके, अब आप लोग जाएं, मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए, उसने अंतिम शब्दों में सख्ती और भरोसा दोनों मिलाकर कहा। सब लोग उठने लगे। पूनम भी बैग कंधे पर डालकर जाने लगी ही थी कि रोहित ने अचानक आवाज दी, मिस पूनम, जरा रुकिए। उसने लैपटॉप पर 2 वेबसाइट खोली और हाथ से इशारा किया। जरा इधर आइए। पूनम थोड़ी झिझक के साथ आगे बढ़ी और उसकी कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई। वो झुककर स्क्रीन देख रही थी और तभी उसकी हल्की सी खुशबू हवा में घुल गई। रोहित को लगा जैसे पूरा कमरा उस खुशबू से भर गया हो। वह एक पल के लिए भूल गया वह क्या कहने वाला था। पूनम ने सिर उठाकर कहा, सर। वो संभलते हुए बोला, हाँ, आप इन वेबसाइट को मेल कर दें। ओके सर। वो मुड़ने लगी, तभी टेबल से उसका पैर टकरा गया। संभलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन शीशे पर थोड़ा पानी गिरा था। हाथ फिसला और अगले ही पल वो सीधा उसकी गोद में जा गिरी। क्षण भर को दोनों के बीच सब कुछ ठहर गया। रोहित हैरान था पर नजरें हटाने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा एकदम पास, जैसे हवा में भी सांस अटक गई हो। धीरे से उसने आंखें खोली। उसमें डर, झिझक और माफी एक साथ झलक रहे थे। वो उठने ही लगी कि रोहित ने जैसे अनजाने में उसे पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरा लाल था, नजरें झुकी हुई थी। वो उसके ऊपर झुकी खड़ी थी, दोनों हाथ उसके सीने पर टिके हुए, और वो उसे बस देखता रह गया। उसकी नाक का छोटा सा मोती, हल्की सी लिपस्टिक से रंगे होठ और गालों की मुलायम चमक, सब कुछ जैसे उस पल में थम गया था। रोहित ने धीरे से उसके बाल पीछे किए। तभी पूनम होश में आई और एक झटके से पीछे हटी। वो भी संभल गया। दोनों ने इधर उधर देखा, कुछ कहा नहीं, और पूनम तेजी से ऑफिस से निकल गई। रोहित कुर्सी पर बैठा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया या क्यों होने दिया। उसके बाद भी दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। सर, आप प्लीज मार्केट की तरफ गाड़ी मोड़ लें, मुझे बाजार जाना है, एडिटर से मिलना है, पूनम ने धीरे से कहा। रोहित ने बिना कुछ बोले गाड़ी मोड़ दी। थोड़ी दूर जाकर उसने कार पार्क की। अब आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसके साथ साथ चलने लगा।
पूनम ने उसे पास चलते देखा तो थोड़ा पीछे हो गई। वो उसके साथ नहीं चलना चाहती थी, पर रोहित चुपचाप उसके साथ कदम मिलाए रहा। वो एक दुकान में घुसी और ऑर्डर प्लेस किया। 3 दिन बाद की डिलीवरी थी, इसलिए अर्जेंट चार्ज लग रहा था। वो दुकानदार से बहस करने लगी, इतना ज्यादा क्यों ले रहे हो? रोहित को उसका इस तरह बहस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके पूनम, वी कैन मैनेज। ऐसा कैसे सर? मैं पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, मुझे पता है ये रेट ज्यादा बता रहा है, बस 2 मिनट रुकिए, उसने आत्मविश्वास से कहा। वो फिर वही पुरानी सख्त लेकिन सच्ची पूनम बन गई थी। रोहित ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, कभी कभी ये लड़की उतनी ही नादान लगती है जितनी मजबूत है। वो कुछ कहना चाहता था मगर शब्द नहीं मिले। करीब आधे घंटे बाद वे वहां से निकले। पूनम के चेहरे पर एक सुकून था, अपनी बार्गेनिंग पर गर्व जैसा भाव था। रोहित पूनम को घर छोड़कर सीधा ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद पूनम ने बैग एक और रखा और रसोई में जाकर लंच बनाने लगी। थकान के बावजूद उसने सारा काम खुद किया। जब सब तैयार हो गया तो वह ऊपर कमरे में गई जहां सरोज जी अब तक गहरी नींद में थी। वह धीरे से उनके पास जाकर बोली, मम्मी जी अब उठ जाइए, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया आपने, आइए लंच कर लीजिए। पूनम के प्यार भरे स्वर ने उन्हें जगा दिया। वो झट से उठ बैठी। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतनी देर तक सोती रही। तुम बताओ, यूनिवर्सिटी गई थी ना, कैसा दिन रहा? पूनम मुस्कुराई, फिर थके स्वर में बोली, बहुत अच्छा रहा मम्मी जी, लेकिन सिर में दर्द हो गया। इतना काम है कि बस पूछिए मत। वो वाकई ही बहुत थक चुकी थी। सरोज जी ने खाना खाते हुए पूछा, और तुम्हारा वो हस्बैंड किधर है? पूनम ने झिझकते हुए कहा, वो तो ऑफिस गए हैं। लेकिन इतना कहते ही उसके जहन में दोपहर की वो घटना ताजा हो गई। पल भर में उसके गाल लाल हो उठे। सरोज जी ने प्यार से छेड़ा, वक्त नहीं देता ना तुम्हें? आने दो उसे, कान खींचती हूँ उसके। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनसे कुछ मत पूछिएगा, वो जल्दी से बोल गई ताकि सरोज जी कहीं कुछ कह ना दे। खाना खाने के बाद सरोज जी ने नितेश जी को फोन किया। वो भी अपनी बहू से बात करके बहुत खुश हुए। 2-4 बातों के बाद फोन रखा और रात के खाने के बारे में पूछा। जब पता चला कि पूनम बहुत थकी हुई है तो उन्होंने बाहर डिनर करने का सुझाव दिया। उनकी इस फिक्र पर पूनम की आंखें भर आई। किसी ने इतने अपनेपन से उसकी चिंता कब की थी? रात को वे बाहर डिनर के लिए निकले। रेस्टोरेंट के अंदर हीटर चल रहा था, इसलिए ठंड का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, सर्द हवा ने पूनम को घेर लिया। उसने अपने हाथों को सीने से लगाया, खुद में सिमटने लगी। रोहित ने देखा तो बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। पूनम ने हल्का सा सिर उठाया, उसकी ओर देखा। उस नजर में एक पल के लिए धन्यवाद, झिझक और शायद कुछ अनकहा भी था। उसके मन ने तुरंत इशारा दिया और उसके गाल फिर से लाल पड़ गए। रोहित भी उसे देखता रह गया। सोचा, इसमें भला शर्माने की क्या बात है? पर वो थी ही ऐसी। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि पीछे से सरोज जी ने गला खंगारा। दोनों झट से सीधे हो गए। वो पार्किंग से गाड़ी लेने गया, तब तक पूनम उनसे इधर उधर की बातें करने लगी। घर पहुंचने के बाद रोहित सीधा अपने कमरे में गया। कुर्सी पर बैठते ही उसने मोबाइल निकाला। आज कुछ ड्राफ्ट्स पूरे करने थे। थोड़ी देर बाद पूनम अंदर आई। सर, लैपटॉप चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल में डेटा एडिट नहीं हो रहा। रोहित ने नजर उठाकर देखा। दुपट्टा हल्के से गले से ढीला पड़ा था, बाल खुले थे, आंखें हल्की सूजी हुई। उसे एक पल को ख्याल आया, काश वो उसकी आंखों की थकान अपने हाथों से मिटा पाता। ओके, टेक माइन। उसने अपना लैपटॉप उसके सामने रख दिया। पूनम ने थाम लिया और काम में जुट गई। वो लगातार डेटा चेक करती रही, बीच बीच में सवाल पूछती और हर बार रोहित बस उसे देखता रह जाता। रात के 12 बज चुके थे पर उसका काम खत्म नहीं हुआ था। थककर वो उठी और रसोई की तरफ गई। कुछ देर बाद 2 कप कॉफी लेकर लौटी। सर जी, आपके लिए कॉफी। वो मुस्कुराई। रोहित ने कप लेते हुए कहा, ओह थैंक्स। इस वक्त तो वाकई जरूरत थी। वो उसकी मुस्कान पर पल भर ठहर गया। जब वो वापस जाकर बैठी तो रोहित कॉफी के घुटों के साथ उसे ही देखता रहा।
इतना समर्पित, इतना पंक्चुअल इंसान उसने शायद ही देखा था। आखिरकार पूनम ने सब काम खत्म कर लिया। एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए बोली, फाइनली हो गया। रोहित ने नजर उठाई तो उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बोली, सर ये ड्राफ्ट सुबह देख लूंगा। उसने कहा, अभी लाइट ऑफ कर दीजिए, और हाँ, कॉफी के लिए थैंक्स, बहुत अच्छी बनी थी। वो अपनी चीजें समेटने लगी, मन ही मन सोच रही थी क्या हो जाता अगर ये बात मुस्कुराकर बोल देते। वह धीरे से बड़बड़ाई, कुछ कहा नहीं सर, मैं क्या कहूंगी, आप है ना सबको सब कुछ कहने के लिए। उसने फिर बड़बड़ाया। रोहित ने उसे देखा, फिर कुछ ना बोला। वो लाइट ऑफ कर सोफे पर लेट गई। जैसे ही पीठ टिकी, थकान का भार खुल गया और धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया। रोहित कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, फिर उठा, अलमारी से एक चादर निकालकर उसके ऊपर डाल दी। हल्की रोशनी में उसकी लौंग का मोती चमक रहा था। एक पल को उसके मन में ख्याल आया, काश वह उसे छू सकता। शायद अब वह भी थोड़ा थोड़ा रोमांटिक होता जा रहा था। रोमांटिक शब्द याद आते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मासूम सी मुस्कान तैर गई। वह झट से बिस्तर पर जाकर लेट गया, सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली। वह जो इतने दिनों से इवेंट के लिए मेहनत कर रहे थे, उनका इवेंट सक्सेसफुल रहा था। उनकी मेहनत रंग लाई। टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज टीम ने उसे बाहर डिनर पर चलने के लिए कहा और अपनी आदत के खिलाफ उसने हाँ कह दी थी। टीम जैसे बरसों की भूख उतारने निकली हो। हर किसी के चेहरे पर संतोष और मस्ती थी। पूनम उसकी हर हरकत को चुपचाप देखती रही और भीतर ही भीतर मुस्कुराई। मीडिया की एक लड़की ने कहा, सर वैसे सबसे ज्यादा मेहनत तो हमारी प्रेसिडेंट ने की है, इनाम तो बनता है। सबकी नजरें पूनम पर चली गई। पूनम ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं, सब ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सर, आपकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। उसकी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक अच्छे लीडर की पहचान यही होती है कि वो अपनी टीम के साथ चलना जानता है। शाबाश पूनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये पहली बार था जब उसने उसे खुले दिल से सराहा था। महीनों की अनदेखी मेहनत को जैसे अचानक कोई पहचान मिल गई। पूनम की आंखों में एक हल्की चमक उभर आई। डिनर खत्म होने के बाद सब घर लौट आए। सरोज जी की वापसी की तैयारी शुरू हुई थी। जाते जाते उन्हें एक सुंदर सी वेडिंग रिंग गिफ्ट की। सुबह जब पूनम की आंख खुली तो रोहित पहले से बाथरूम में था। वह बाहर टहलने लगी कि तभी दरवाजा खुला और वो ढीले ट्राउजर में बिना शर्ट पहने बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर रोहित के सीने पर पड़ी, वह घबराकर हल्की सी चीख पड़ी। रोहित ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से ढक लिया। अब पूनम की आंखें उलझन में थी। वो अपने पति को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। उसका एक हाथ अब भी उसके सीने पर था और सामने खड़ा वो उसकी आंखों में तपती नजरों से देख रहा था। एक पल को रोहित की नजरें भी बहक गई। उसने धीरे से उसका चेहरा देखा, खुले बाल, अनिंदी आंखें, होठों के पास वह छोटा सा तिल। सब कुछ इतना करीब था कि वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह थोड़ा झुका, इतना कि उसकी सांस पूनम के चेहरे से टकराई, लेकिन अचानक ही वह ठिठक गया। खुद को पीछे किया और जल्दी जल्दी शर्ट पहनने लगा। पूनम सांस थामे देखती रही। उसके हाथ जो एक एक करके बटन बंद कर रहे थे। जब उसने आखिरी बटन लगाया और ऊपर देखा तो उसकी आंखों में सवाल था। पूनम तुरंत नजरें झुकाकर वॉशरूम की ओर भागी और अंदर जाकर दीवार से टिक गई। दिल जोरों से धड़क रहा था। तेरे टीचर हैं, उसने खुद को डांटा, फिर धीमे से मुस्कुराई, लेकिन पति भी तो है ना, इतना तो चलता है। दिल ने फौरन जवाब दिया, हाँ वही पति जो तुझे बीवी नहीं मानता। हकीकत चुभी, लेकिन वह खुद से नजरें नहीं चुरा सकी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। वेडिंग रिंग अब उसकी चैन में लॉकेट की तरह टंगी थी। आज उसकी क्लास थी। जब रोहित क्लास में आया और पढ़ाने लगा, पूनम चाहकर भी अपनी निगाहें उससे हटा नहीं पा रही थी। क्या कोई मर्द इतना खूबसूरत हो सकता है? उसके मन में ना में जवाब दिया। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलकर शर्ट तक गई। ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसके ऊपर कोट पहना था। उसके खुले सीने पर नजर पड़ते ही उसके गले में एक अनजाना कंपन उठा और पल में गायब हो गया।
उसके माथे पर कुछ बाल बिखरे थे जिन्हें पूनम छू लेने को बेताब थी, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। लेक्चर के बाद उसे अमन मिला। हेलो पूनम, वो मुस्कुराकर बोली। हाय। दोनों साथ बाहर निकले। रोहित ने जब उन्हें साथ देखा तो उसके चेहरे पर एक कसक सी उभर आई। वापसी के पूरे रास्ते पूनम चुप रही। आज ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही रुक गया। तुम अकल से पैदल हो क्या? वो लिविंग रूम में घुसते ही गुस्से से बोला। मैंने क्या किया सर? वो घबराई आवाज में बोली। वो अमन के साथ इतनी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें क्यों कर रही थी? भूल गई कि उसी की वजह से तुम आज यहाँ हो? उसका लहजा कड़वाहट से भरा था, गुस्से पर काबू नहीं था। पूनम ने डरते हुए कहा, लेकिन सर वो मेरा क्लास फेलो है। हाँ, वही क्लास फेलो जो तुम्हें अगवा करने के प्लान में था, और अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो पता नहीं तुम कहाँ होती। उसके शब्दों में व्यंग्य भी था और दर्द भी। पूनम का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज थरथरा उठी। वो बिना जवाब दिए कमरे की ओर बढ़ गया। पूनम भी उसके पीछे चली आई। सर आप क्या कह रहे हैं? उसने दोबारा पूछा। उसकी आवाज सुनते ही सरोज जी भी कमरे के दरवाजे तक आ गई। तभी रोहित ने अचानक पूनम की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मैं भला क्या कह सकता हूँ आपको? उसका लहजा एकदम से बदल चुका था, जैसे सारा गुस्सा किसी अनकहे एहसास में बदल गया हो। पूनम हैरानी से उसे देखने लगी। वो हल्के से उसके कान के पास झुका। मोम देख रही है। सरोज जी ने समझते हुए सिर हिला दिया और वहां से चली गई। रोहित ने देखा तो सही, लेकिन फिर भी उसने पूनम को अपने पास से दूर नहीं किया था। उसका मन ही नहीं कर रहा था। रोहित की नजर उसके गालों से होते हुए होठों पर आई और वह धीरे से झुका। पूनम को पता नहीं था कि वह उसके होठों को छू लेगा। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो उसके होठों पर होठ रखकर खड़ा था। पूनम ने आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ उसकी गर्दन पर टिक गए। जो भी था, रोमांटिक ड्रामे देखकर उसके अंदर भी रोमांस का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। वह उसकी कमर पर हाथ बांधे हुए था। उसके होठ धीरे धीरे पूनम के होठों को छुए जा रहे थे। होठों से होते हुए वह उसकी गर्दन तक आया। होठ गर्दन पर रखे तो पूनम एकदम से सिमट गई। उसकी गर्म सांसें उसे मदहोश कर रही थी। अगले ही पल रोहित ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया। दोबारा उसके चेहरे पर आते अपना चेहरा उसके माथे से टिक गया। एक हाथ अब गर्दन के पास था और अंगूठा उसके चेहरे पर फेरते हुए उसकी गर्दन पर आ गया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। रोहित ने उसे जोर से खुद से समेट लिया था। वो जाने कब तक ऐसे ही खड़े रहते। जब सरोज जी की आवाज आई, रोहित, तब दोनों होश में आए। पूनम नजरें झुकाकर खड़ी हो गई और वो बालों में हाथ फेरते हुए नजरें चुरा गया। क्या था उस एक पल में जिसने उसे यूं बेसुध कर दिया? कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए। सरोज जी शॉपिंग पर आई थी और उसे जबरदस्ती साड़ी पहनने को कह रही थी। वो मना करती रही क्योंकि साड़ी पहननी नहीं आती थी। मदद मांगती निगाहों से उसने रोहित को देखा, मगर उसने इग्नोर कर दिया। वो खुद उसे साड़ी में देखना चाहता था। जब वो सरोज जी की मदद से साड़ी पहनकर बाहर आई तो सरोज जी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। उस साड़ी में उसका रूप और भी निखर रहा था। शॉपिंग के दौरान दोनों चुप थे, सिर्फ सरोज जी को दिखाने के लिए। रोहित ने उसके ब्लाउज का नाप ठीक किया, जिस पर पूनम शर्म से लाल हो गई। अगले दिन सरोज जी की फ्लाइट थी। सरोज जी ने उसे गले लगाकर कहा, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगी, पक्का। और अगले दिन वो चली गई। पूनम फिर अकेली रह गई। हॉस्टल की लिस्ट में उसका नाम था। रात को जब उसने रोहित को बताया तो उसने बस अच्छा कहा और सो गया, जबकि पूनम सारी रात नहीं सो सकी। सुबह से पहले उसने अपनी पैकिंग कर ली थी। डिनर पर भी वो उसे देखती रही, शायद अब कुछ बोलेगा, मगर नहीं। वो अब भी उतना ही सख्त था। रात को जब पूनम लेटी, उसे लगा कि रोहित सो चुका है। धीरे धीरे वो उसके पास आई, घुटनों के बल बैठकर उसे देखने लगी। दिल ने कहा, बस एक बार छू लो। उसने हाथ बढ़ाया, बालों की नरमी को महसूस किया। तभी रोहित ने अचानक उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वो उसके ऊपर गिरी और रोहित करवट लेकर लेट गया। अब पूनम उसकी बाहों में थी। क्या कर रही थी? नींद में बोझिल आवाज में उसने पूछा। कुछ नहीं। पूनम घबरा गई, शायद वो दोबारा सो गया। वो उसकी बाहों में लेटी उसकी सांसों की लय महसूस करती रही। जब उसे यकीन हो गया कि वह
सच में सो गया है तो उसने छूकर अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और फिर अचानक पीछे हट गई। तभी रोहित ने नींद में ही उसे तकिया समझकर अपने सीने से भींच लिया। उसका दिल धक धक करता रहा। आज उसे हॉस्टल जाना था, ये सोचकर ही पूनम उदास हो गई। दोपहर के बाद रोहित उसे हॉस्टल छोड़ने आया। जाते हुए उसे पूनम की नजरें याद रही। वो ऐसे क्यों देख रही थी? उसने तो कभी उससे कोई उम्मीद नहीं दी थी, मगर फिर भी घर आकर उसे चैन नहीं आया। उसने सोफे को देखा जहां वो लेटी होती थी। उसे वह दिन याद आया जब उसने उसके होठों को छुआ था। दिल की धड़कन अचानक तेज हुई। अभी कल रात का सीन भी उसे याद था। पूनम ने उसे कैसे छुआ था। वो सो नहीं रहा था, बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। हॉस्टल में पूनम अपने कमरे में आई तो वहां 3 लड़कियां पहले से मौजूद थी। अंदर जाकर उसने मुस्कुराकर हेलो कहा, मगर सबने ठंडी मुस्कान दी। कोई आगे नहीं आया। वो चुपचाप अपना सामान समेट कर लेट गई। नींद नहीं आई, बस यही सोचती रही, वो तो मेरा टीचर है, फिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। उसकी दी हुई जैकेट उसने सीने से लगा रखी थी। अगले 2 दिन एडजस्टमेंट और खरीदारी में गुजर गए। उधर रोहित 2 दिन लगातार उसका इंतजार करता रहा। कॉल करना चाहता पर आन बीच में आ जाती। वह क्लास के बीच, कैंपस में, हर जगह उसकी तलाश करता। तीसरे दिन जब पूनम यूनिवर्सिटी आई, लेक्चर के दौरान जैसे ही रोहित की नजर उस पर पड़ी, उसे अनजाना सुकून मिला। वो सारा वक्त उसी को देखता रहा। वह अब बहुत चुप थी। चौथे दिन उसका मूड थोड़ा सा सही हुआ था जब एक लड़की ने पूछा, सर आपकी शादी हुई है क्या? सारे स्टूडेंट्स हंस पड़े। लड़कियां मुस्कुराई। रोहित ने जब अपना हाथ उठाया और तीसरी उंगली में अंगूठी दिखी तो सबने एक साथ कहा, वाओ। पूनम बस खामोश रही। चेहरा एकदम स्थिर था। पूनम ने ऐसे ही कुछ दिन हॉस्टल में गुजार लिए थे। फिर करीब 1 हफ्ते बाद रोहित को कॉल आई, पूनम के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। वो बिना देर किए ऑफिस से भागा। हॉस्टल के बाहर पुलिस वैन थी। एक लेडी कांस्टेबल उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। पूनम बुरी तरह रो रही थी। वो आगे बढ़ा और कांस्टेबल से उसे छुड़ाया। रोहित को देखते ही पूनम फफक पड़ी। मैंने नहीं किया, वो रोती हुई उसके गले लग गई। सबकी निगाहें उन पर थी। रोहित ने उसे सीने से लगाया। धीरे धीरे उसकी पीठ थपकता रहा, जबकि पूनम उसके सीने से लगी बस रोती जा रही थी। उसे पीछे करते हुए अब वो वार्डन की तरफ बढ़ा था। वार्डन से उसकी काफी बहस हुई थी। उसने साफ कहा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। वह खुद डीआईजी को कॉल कर चुका था। डीआईजी ने कहा भी था कि पूनम के ऊपर से केस हटा दो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने पूरी जांच करवाई और उन लड़कियों को अरेस्ट करवाया जो इस सब में लिप्त थी। पूनम पूरे रास्ते रोती रही। कमरे में पहुंचते ही फिर से फूट पड़ी। उसके मन में एक ही डर था, अब वो फिर कहेगा कि मैं बोझ बनकर लौट आई हूं। लेकिन वह उसके पास आया, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। टेक इट इजी, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, उसने धीमे से कहा। उसकी बात सुनते ही वो फिर से रो पड़ी। आंसू उसके गालों से फिसलकर उसके सीने पर गिर रहे थे। वो पीछे हटती हुई बोली, आई एम सॉरी सर, मैं जानबूझकर नहीं करती ये सब। आप सोच रहे होंगे मैं फिर से आप पर बोझ बन गई हूँ, बट आई एम सॉरी। वो रुक रुक कर बोल रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा पूनम, उसने मधुर आवाज में कहा। उसे दोबारा अपने पास खींच लिया। वो सिसकते हुए बोली, मेरे मम्मी पापा ने भी यही कहा था। कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे समझता ही नहीं। उसकी आवाज टूटती जा रही थी, जैसे बरसों का दर्द बाहर निकल रहा हो। उसने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी पूनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेबी। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखे रो रही थी। आपने भी मुझे गलत ठहराया और मेरे पेरेंट्स ने भी, मैं बहुत अनलकी हूँ। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा। दिल की आवाज सुनते हुए उसने अपने होठ उसकी नाक पर रख दिए।
वो पहले झिझकी, फिर पलकें बंद कर गई और उसकी बाहों में सुकून पा लिया। जब वह पीछे हटा तो उसकी नजरें फिर से उसके होठों पर ठहर गई। उसके करीब झुकते हुए उसने बड़ी शिद्दत से उसे महसूस किया, जैसे बरसों की प्यास को सुकून मिल गया हो। गहरी सांस लेकर वह थोड़ा अलग हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे आज उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। जानती हो पूनम, उसकी आवाज में अपनापन घुला हुआ था। इस सुकून के लिए मैं कितने दिनों से बेचैन था। मैं खुद से, हालात से भाग रहा था कि शायद हम एक नहीं हो सकते, पर दिल तो बगावत कर बैठा, तुमसे इश्क कर बैठा। पूनम की आंखें नम थी। उसके शब्दों ने जैसे दिल की हर दीवार तोड़ दी। वह कुछ कह नहीं पाई, बस हल्के से मुस्कुरा दी। अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना पूनम, उसने कहा, उसकी आंखों में डूबते हुए। आई लव यू पूनम, आई लव यू सो मच। वो उसके सीने से लग गई। उसकी गर्माहट में खुद को खोती हुई उस पल ना कोई डर था, ना कोई फासला, बस दो धड़कनें थी, एक हो चुकी थी। कमरे में हल्की हवा चल रही थी। खिड़की के पर्दे धीमे धीमे झूल रहे थे। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन अंदर उनके बीच एक शांत धड़कन गूंज रही थी, मोहब्बत की धड़कन। वह उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन देकर बोला, अब जो भी होगा साथ होगा, ना कोई डर, ना कोई दूरी। पूनम ने आंखें बंद कर ली, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा घर, मेरा सुकून बस आप है। रोहित ने उसकी उंगलियां थाम ली। कमरे की रोशनी मंद हो गई और उस पल जिंदगी जैसे थम गई थी। दो अधूरे दिल पूरे हो चुके थे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये प्यारा सा रोमांटिक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और खूबसूरत रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए, मुस्कुराइए। धन्यवाद। राधे राधे।